Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to start with the lecture number 2. Okay, lecture number 2 of monetary policy. Okay, lecture नंबर 1 में हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था। आरबीआई का जितना भी स्टैटिक पार्ट था, जो भी बेसिक्स थे उसके कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आरबीआई का ओरिजिनेशन हुआ एंड एवरीथिंग वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल। ओके, बट इन लास्ट 1 and 2 year, ठीक है, 1 से 2 साल के बीच में आरबीआई वॉज लॉट इन न्यूज़। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि इकोनॉमिक कैपिटल ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना, रिगार्डिंग ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई, रिगार्डिंग बिटकॉइन। तो ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं जिसका इम्पैक्ट हम इस साल के न्यूज़पेपर में भी काफ़ी देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आर्टिकल्स अभी भी उसके रिगार्डिंग में आ जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वो तीनों इश्यूज़ को डिटेल में समझें। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि आज मैं आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम पढ़ाऊंगा आरबीआई का। ठीक है, जिससे कि आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है, सो दैट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके, जो पहला इशू हम पढ़ने चाह रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मनी। सो इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। ठीक है, मतलब आरबीआई को गवर्नमेंट ने खरीद लिया। मैंने बताया था आरबीआई 1934 में एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी, उसके बाद 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को खरीद लिया। जब आरबीआई को खरीद लिया गया तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बिकेम द सोल ओनर। ठीक है, गवर्नमेंट बिकेम द सोल ओनर ऑफ द आरबीआई। अब जो भी सोल ओनर होता है, अब उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दैट इज गोइंग टू बी बेयर्ड बाय द ओनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मुकेश अंबानी साहब हैं, ही इज़ ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसके जो शेयर होल्डर्स को जाते हैं, और जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो है अंबानी साहब, तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट जाता है उसका। फाइन, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। इन द सेम वे, जब आरबीआई एक्ट 1934 में देयर वाज अ मेंशन ऑफ समथिंग। ठीक है, ये रहा आरबीआई एक्ट 1934। इन दैट देयर वाज सेक्शन 47 और उसमें लिखा था एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। ओके, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द ओनर। दैट मीन्स आरबीआई का जो भी प्रॉफिट है किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। तो देयर इज अ लीगल सेंशन ओवर इट ऑल्सो। ठीक है, ओके, अब आप समझ गए कि आरबीआई को कुछ मनी ट्रांसफर करनी रहती है आरबीआई को, एंड इसका मेंशन कहाँ मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। फाइन, इतना समझ में आया। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि भाई आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है। आप देखो, जितने भी नॉर्मल बैंक्स होते हैं, एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, कोई भी हो, बट वो लोग अपना कमर्शियल ऑपरेशंस करते हैं। ओके, दैट मीन्स आपसे डिपॉजिट लेते हैं, लैंड करते हैं, जो बीच में प्रॉफिट होता है उसको खाते हैं। ओके, तो लेकिन आरबीआई तो ऐसा कुछ काम नहीं करता, वो तो किसी को लैंड नहीं करता एक्सेप्ट बैंक्स एंड कमर्शियल, दैट मीन्स बैंक्स एंड गवर्नमेंट। तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है, तो देयर इज़ आरबीआई अर्निंग एंड देयर इज़ ऑल्सो आरबीआई एक्सपेंडिचर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई अर्न कहाँ करती है और आरबीआई पैसे को खर्च कहाँ करता है। तो सबसे पहले तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आपको पता है कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट का डेप्ट मैनेजर होता है। मतलब गवर्नमेंट को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी देती है और बोलती है भाई इसको बेच दो और जो भी पैसा मिल रहा है हमें निकाल के दे दो। तो इसमें बीच में प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आरबीआई कुछ परसेंटेज में बेचेगी, अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम देगी, खुद अपने पास रखेगी। अब कुछ मेहनत करी तो पैसा तो रखेगी नहीं, तो पहला आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट का बॉन्ड। ओके, इट इज़ वन और द सेम थिंग। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली आरबीआई कहाँ इन्वेस्ट करती है, फॉरेन करेंसी एसेट्स में। ठीक है, आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $450 बिलियन का रिजर्व है। ये बढ़ता घटता रहता है अपने हिसाब से, तो जो भी नंबर रहेगा दैट यू कैन चेक। ठीक है, तो इसमें फॉरेन करेंसी में ही इन्वेस्ट किया जाता है, ये डॉलर पे या फिर यूरो पे या येन पे। तो ये आरबीआई इस पे पैसे इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ से कुछ पैसा आता है। ठीक है, बिकॉज वो अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होता रहता है। मैंने अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन में बताया था, तो जिन्होंने देखा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आरबीआई को डिविडेंड, दैट मीन्स आपको पता है मैंने बताया कि आरबीआई अपना कुछ पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन पूरा नहीं करती है, कुछ थोड़ा सा बचा लेती है। तो जो भी पैसा डिविडेंड के बाद बचता है वो भी आरबीआई की अर्निंग में जाता है। ठीक है, पहले पॉइंट में तो मैंने ये बताया जितना भी आरबीआई ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचेगी या गवर्नमेंट के लिए डेप्ट मैनेजर का काम करेगी या फिर जो भी करेंसी एसेट्स रहेंगे, ठीक है, उनको बेच के खरीदेगी, तो आरबीआई के पास पहले इस पर पैसा आता है। ठीक है, दूसरे में जब गवर्नमेंट आरबीआई को पैसा ट्रांसफर करेगी, देखो ये सब आरबीआई की कमाई हुई, ठीक है, लेकिन आरबीआई पूरा ट्रांसफर नहीं करती, कुछ पैसा बचा लेती है, तो दूसरे नंबर पे यह जाएगा।
तीसरे नंबर पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड गोल्ड। देखो मैंने बताया कि आरबीआई अपनी कंटिजेंसी में पैसों को रखती है, गोल्ड को रखती है, लेकिन उसका दाम तो मार्केट पे रहता है। ठीक है, कभी मार्केट ऊपर आएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, मार्केट नीचे आएगा तो दाम नीचे जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से भी आरबीआई अर्न करती है। तो आरबीआई मेनली इन 3 तरीकों से पैसों को अर्न करती है। ठीक है, अब आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? देखो आरबीआई का एक्सपेंडिचर मेनली 2 ही जगह होता है। एक तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में, ठीक है, जो करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं, ठीक है, जो आपके जो नोट्स प्रिंट होते हैं, करेंसी प्रिंट होती है, उसका जो पैसा रहता है वो गवर्नमेंट आरबीआई को नहीं देती है। गवर्नमेंट दैट मीन्स आरबीआई को अपने खर्चे से निकालना पड़ता है, तो आरबीआई की अर्निंग होती है। ठीक है, इसके बाद स्टाफ सैलरीज, मतलब जो उसकी स्टाफ की सैलरीज है वो भी आरबीआई अपने खुद के मतलब ये जो जितने चीज़ों से कमाए उससे निकालती है। फाइन, ओके, चलो अब आपको आरबीआई की अर्निंग भी समझ में आ गई, आरबीआई की एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गई, और आपको पहला पॉइंट ये भी समझ में आ गया कि आरबीआई कुछ पैसा ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आपने अब इशू सुना होगा, इशू ये था कि आरबीआई चाहता था कि दैट मीन्स नॉट आरबीआई नहीं चाहता था, दैट मीन्स गवर्नमेंट चाहती थी कि जितना भी पैसा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास है, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, मतलब ये गवर्नमेंट तो चोर है, ये है फलाना ढिमकाना, ऐसी आपने न्यूज़ कहीं कहीं हिंदू में भी सुन ली होगी, कुछ राइटर्स ने ऐसा लिखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी उसको भी थोड़ी बहुत तकलीफें हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने भी डिमांड की थी कि आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमें दे दिया जाए। तो अल्टीमेटली मालेगाम कमेटी 2013 में बैठी थी। ठीक है, और उसने आरबीआई का जो ट्रांसफ़र था, पहले मान लो कुछ 2% करती होगी तो उसने बोल दिया कि भैया आप 4% कर देना, मतलब एक तरीके से आरबीआई से जो फंड ट्रांसफ़र होता था गवर्नमेंट को वो बढ़ा दिया। ठीक है, तो वहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट भी खुश हो गई थी। ठीक है, बिकॉज वो लोग भी स्लो डाउन फेस कर रहे थे 2008 के बाद। ठीक है, काफ़ी मंदी आ गई थी मार्केट में, स्लो डाउन आ गया था मार्केट में। ठीक है, और याद रखना ये लास्ट कमेटी थी जो कि आरबीआई के ट्रांसफ़र के बाद, दैट आरबीआई के ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस के ऊपर बैठी थी। ठीक है, उससे पहले भी 2 कमेटी बैठ चुकी थी, ठीक है, बैठ चुकी थी, बट ये लास्ट वाली ये थी मालेगाम कमेटी, इसलिए मैंने इसका बस मेंशन किया। बाकी जो थोराट कमेटी थी और ये सब कमेटी थी वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मालेगाम कमेटी याद रखना। इससे पहले भी मतलब बिमल जलन कमेटी से पहले भी एक कमेटी बैठ चुकी थी, लास्ट वाली थी, जिसका नाम था मालेगाम कमेटी। इन टोटल 3 कमेटी बैठी है, लेकिन लास्ट वाली कौन सी थी? मालेगाम कमेटी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आरबीआई ने अपना सरप्लस था जो ट्रांसफर था उसका बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कम पड़ गई। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ इवेंट इन 2016 रात 8 बजे से, दैट मीन्स रात 8 बजे मोदी जी आते हैं, बोलते हैं आज रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से रुपए 500 के और रुपए 1000 रुपए के नोट्स नहीं लिए जाएंगे, दैट मीन्स दे विल बी डीमोनेटाइज्ड। ठीक है, दे विल नॉट बी अ लीगल टेंडर, मोदी जी की स्टेटमेंट थी ये। डीमोनेटाइजेशन हो गया। अब डीमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर, ओके, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब नो वन कैन डिनाई दैट डीमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर। ठीक है, ये आरबी ये गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं बोलती है, ठीक है, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बोलती है, लेकिन अगर आप आंसर लिखेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे डीमोनेटाइजेशन वाज अ वेरी ग्रेट सक्सेस, हमें ब्लैक मनी निकल के आई, ये हुआ वो हुआ। देखो बस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ फेलियर। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। सो अल्टीमेटली डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब देर वॉज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। अब गवर्नमेंट को पड़ने लगी पैसों की ज़रूरत, तो उनकी नज़र गई आरबीआई के सरप्लस में, और उसने बोला कि भैया अपना जो सरप्लस है हमें ट्रांसफ़र कर दो। बिकॉज देखो इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, ऊपर से हमें लोगों का वेलफेयर करना है, तो आप भी हमारे इस नेक काम में हमारा हाथ बटाओ। ठीक है, अब ऊपर से आपका एक आज से कुछ 30 से 40 साल पहले एक और ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि आपको देश की ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन पे तो ध्यान रखना ही है, बट ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है। तो आप अपना राजधर्म निभाओ, ओके, आप अपना राजधर्म निभाओ। ठीक है, तो और ऊपर से दूसरी बात ये भी बोली कि देखो भाई आप ये जो कर रहे हो एक्चुअली इतना सारा सरप्लस रखते हो, आप अप्रोक्सीमेटली 50-60% सरप्लस रख लेते हो, बाकी बाकी तो कोई बैंक नहीं रखते हैं। अगर आप यूके की बात करो, यूके के सेंट्रल बैंक की बात करो, सिंगापुर के सेंट्रल बैंक की बात करो, यूएस के सेंट्रल बैंक की बात करो, वो तो मुश्किल से 10 से 15% के बीच में रखते हैं, और आप इतना ज़्यादा क्यों रख रहे हो? तो आप बाकी का एग्जाम्पल लो और ऊपर से हमारे इस नेक काम में हाथ बटाओ। ये गवर्नमेंट का स्टैंड था। तो आरबीआई का रिप्लाई आया, ठीक है भाई, अब जो हमारी ट्रिपल ए रेटिंग है, ठीक है, वो हमारी ट्रिपल ए रेटिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजर्व की वजह से है। ठीक है, अगर अब ट्रिपल ए रेटिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जिसके पास रिजर्व ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी। अब मान लो दोनों कंपनी अच्छा मार्केट में एक्सपेंड कर रही है पैसा, लेकिन इसके पास हमेशा रुपए 10 से 15 के पास मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 10 से 15 एक्स्ट्रा रखता है कि अगर कभी धोखे धड़ा के मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मैं अपने 10 से 15 रुपये से अपना जो भी बैलेंस है वो कवर कर लूँगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको बेयर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर ये 0 रुपये रखता है। ठीक है, 0 रुपये रखता है, तो अगर मार्केट डूब गया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। ठीक
है, तो इसलिए आरबीआई कंटेंजेंसी बहुत बढ़ा के रखती थी और बोलती इसी कंटेंजेंसी की वजह से जितनी जी मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने हमें ट्रिपल ए की रेटिंग दे के रखी है। ठीक है, ट्रिपल ए की रेटिंग दे के रखी है। ये रेटिंग घट जाएगी और जब ये रेटिंग घटेगी तो इंडियन इकोनॉमी पे लोगों का भरोसा घटेगा। तो अब आप बताओ, इससे आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन से उभर जाएगी क्या? ऊपर से आपके जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। लोग बोलेंगे जो ये आपकी जो दैट मीन्स आरबीआई सेंट्रल बैंक है उसी में अगर रेटिंग घट गई तो आपकी इकोनॉमी की क्या औकात है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो आरबीआई का जवाब भी काफ़ी अच्छा था। साथ ही साथ आरबीआई ने ये बोला कि भाई अगर धोखेधड़ा को मान लो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, हमने आपको कंटिन्यूसी ट्रांसफर कर दी और धोखेधड़ा की प्रॉब्लम आ गई तो और हम हैंडल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लेस रिजर्व, बिकॉज आप हमसे रिजर्व ले लोगे, पैसे ले लोगे, तो अगर हम हैंडल नहीं कर पाए तो सब कुछ जितना भी आएगा आप हमारे ऊपर ठोक दोगे। जो बोलोगे नहीं भी आरबीआई ने अच्छा काम नहीं किया, आरबीआई की ये गलती थी, आरबीआई को पता होना चाहिए था, ऐसा ऐसा कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे। तो वाई वी शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ ही साथ उसने ये चीज़ और भी बोली कि भाई अगर आप हमसे पैसे लोगे तो सिंपल सी बात है आप मार्केट में उतारोगे वेलफेयर ऑफ द लोगों के लिए। और मैंने बताया था जैसे ही अगर मार्केट में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई को कंट्रोल करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, तो आरबीआई का और खर्चा होगा। ठीक है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है वो आगे सीखेंगे हम, डोंट वरी। बट इतना याद रखना, जब आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है तो आरबीआई का खर्चा होता है। तो उसने बोला कि एक तो वैसे ही आपने हमारा पैसा ले लिया, हमारी इज्जत घटा दी, ऊपर से जब आप इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो हमारा और खर्चा हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल लॉस एंड लॉस वाली स्टेटमेंट है ना। तो गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी फॉर इट, इवन आरबीआई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। साथ ही साथ जब ये जो स्टेटमेंट थी कि सारी सारी जितनी भी कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वो लोग अपना 10 से 15% बस रिजर्व रखती है, लेकिन आरबीआई का इसमें ये स्टैंड था कि भाई वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनका भरोसा लोगों पर ज़्यादा है, वो इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेंगे। डेवलपिंग इकोनॉमी पे चांसेस रहते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मतलब लोगों का डर रहता है हमारी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी, नो इशू, बट लोगों का डर तो रहता है ना, क्रेडिट रेटिंग तो हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी ना। तो ये भी आरबीआई ने बोला कि भाई वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर आप डेवलप्ड की बात करें तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ट्रेडिशन है, जैसे कि वहाँ पर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर को अपने एसेट दिखाने रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो आप वो सब तो फॉलो कर नहीं रहे हैं और ये सब फॉलो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी टसल बन के तैयार हुई थी उर्जित पटेल साहब के पास और हमारे मोदी जी के पास। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक कमेटी बैठाएंगे और वो जो कमेटी बोलेगी वो मान लेंगे। ठीक है, और उसके जो हेड रहेंगे, जो कमेटी को हेड करेंगे वो भी बिमल जलन रहेंगे, जो कि आरबीआई के पुराने गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई के पुराने गवर्नर हैं। साथ ही साथ इसमें आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर भी थे। ठीक है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी थे। और जब ये जो जलन साहब है वो रेडी हो गए कि ठीक है हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उस टाइम पे जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने मना कर दिया था, बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी माइनॉरिटी थी तो उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। और अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि जो आरबीआई है वो अपने पास आरबीआई की बैलेंस शीट का सिर्फ और सिर्फ 5.5 से 6.5% का पैसा रखेगी और जितना भी है वो बाकी आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, और आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ 5.5% रखेंगे और हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये सब काम हुआ हमारे शांतिकांत दास के बीच में। ठीक है, क्योंकि उर्जित पटेल ने तो इन सब के बाद रिटायरमेंट, मतलब दैट मीन्स उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ उनकी जम नहीं रही थी। ठीक है, तो आपने देखा कि शांतिकांत दास के टाइम पे ये डिसीजन लिया गया। तो तरीके से इसको ये भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिक्स, बट ये भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट ने अपनी धाक बचाने के लिए दैट मीन्स एक ब्यूरोक्रेट को बनाया, जो कि ऑलरेडी आपके सामने उर्जित पटेल जैसे ग्रेट इंसान थे जिनकी दुनिया ने धाक मानी है, उनको आपने हटाया, दैट मीन्स रिज़ाइन दिया उन्होंने और शांतिकांत दास सत्ता में आए। ठीक है, तो दैट इज़ अ पॉलिटिक्स, वो हमारा काम नहीं है, बट थोड़ी बहुत क्या पॉलिटिक्स याद रहती है ना, थोड़ा मज़ा आता है चीज़ों को पढ़ने में, तो सुनते रहा करो। और याद रखना ये दैट मीन्स हर कोई करता है। ठीक है, ये यूपीए भी सेम करेगी, एनडीए भी सेम करेगी, कोई और पावर आएगी वो भी सेम करेंगे। हर किसी का यही काम है, मैक्सिमम पैसा अपने पास रखो, फंड अपने पास रखो। ठीक है, और हर किसी की सरकार में यही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मोदी जी दैट मीन्स 2014 में पावर में आए थे, उन्होंने बोला था कि यूपीए ने पूरा पैसा उड़ा दिया है, रिजर्व में कोई पैसा नहीं है। सेम अगर आप एमपी की बात करोगे, जब कमलनाथ पावर में आए थे तो उन्होंने बोला था कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरा पैसा उड़ा दिया। मतलब दोनों का ये पॉलिटिक्स है, इस पर मत जाना, इसको मज़े के लिए लिया करो। ठीक है, तो ये थी हमारी बिमल जलन कमेटी। और देर इज़ अ वर्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, उन्होंने बिमल जलन ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क सजेस्ट किया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि 5.5 से 6.5% बस रखना है। इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई, तो हर किसी इंस्टीट्यूशन के पास, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे कोई भी हो, उनके पास पैसा होना चाहिए जिससे कि वो लोग उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को झेल सके। जैसे आपकी सेविंग होती है ना, आपको बचाती है। ऐसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो जिनके पास सेविंग थी उन्होंने थोड़ा अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार ली, जिनके पास सेविंग नहीं थी वो डूब गए। तो एक तरीके से सेविंग टाइप का होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का मतलब ये कि किसके तहत, मतलब फ्रेमवर्क समझते हो ना, फ्रेमवर्क एक ढांचा,
मतलब मैंने अब ढांचा प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि ढांचा ये था कि 5.5 से 6.5% के बीच आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको चमड़ी किसने पहुँचाई? आरबीआई ने, ठीक है, बोला कि हम 5.5% भेज देंगे। तो ये फ्रेमवर्क था। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और भी था कि हर 5 साल में इसका रिव्यू होगा। तो जब रिव्यू होगा तब देखेंगे। तो ये 2 प्रोविज़न याद रखना। एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस मनी। तो आई होप आपको ये ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस मनी समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था आरबीआई स्टैंड ऑन बिटकॉइन। ठीक है, तो आरबीआई इज़ अगेंस्ट बिटकॉइन। ठीक है, आरबीआई बोलता है कि बिटकॉइन को इंडियन मार्केट में नहीं उतारना चाहिए बिकॉज इट विल लीड टू टेरर फंडिंग, दैट मीन्स मिसयूज़ होगा इन पैसों का। साथ ही साथ ये पॉन्जी, ये दैट मीन्स दे आर नथिंग बट पॉन्जी स्कीम। मतलब एक तरीके से अभी आपसे ये लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन में, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एकदम से इसका मार्केट प्राइस घट जाएगा और जितने भी दैट मीन्स सेलर हैं बिटकॉइन के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये पॉन्जी स्कीम होती है ना। पॉन्जी स्कीम मतलब ये होता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल, मैं आपके सामने आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आप मुझे हर हफ्ते 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करें और मैं आपको 1 साल के बाद दैट मीन्स पैसे दूंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं आपके पास 10 रुपये क्यों कंट्रीब्यूट करूँ? जस्ट बिकॉज कि मैं आपको थोड़ा बहुत लालच दूंगा, ये है वो है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो आप कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन मैं बाद में भाग जाऊंगा। ये कुछ उस टाइप की स्कीम, दैट मीन्स आरबीआई ने बोला कि बिटकॉइन भी कुछ उसी टाइप का है कि अभी ये जो सेलर हैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन बेच रहे हैं, जानबूझ के अंदर पैसे बढ़ा के इसका मार्केट प्राइस बढ़ा रहे हैं और अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स। मतलब आरबीआई का ऐसा मानना है बिटकॉइन विल कोलैप्स और इट विल एक्ट एज अ पॉन्जी स्कीम। तो आरबीआई नहीं चाहता कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला कि भाई इसका टेरर फंडिंग हो सकता है। ठीक है, ओके, लेकिन अब ये न्यूज़ क्या है? इंडियन बैंक्स आर राइडिंग द ब्लॉकचेन वेव। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, जैसे कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन। तो ये सब क्या है? तब आरबीआई तो इसके अगेंस्ट है। जी हाँ, जिसने सोचा ये सही है कि ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा बिटकॉइन बना हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन जो बना है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। तो आरबीआई इज अगेंस्ट बिटकॉइन कि बिटकॉइन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं होनी चाहिए, पर इट इज़ नॉट अगेंस्ट ब्लॉकचेन बिकॉज ब्लॉकचेन तो बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। तो आरबीआई खुद प्रमोट कर रहा है कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। तो आई थिंक आपने वहाँ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो बता दीजिए, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नो इशू। सो क्या हुआ कि अब बड़ी प्रॉब्लम हुई, आरबीआई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया बिटकॉइन पे, और गवर्नमेंट का भी लगभग यही स्टैंड था। ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि क्रिप्टो करेंसी आए। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से एक सर्कुलर इशू कर दिया और बोला कि भाई जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो इंडिया में बैन है, अगर जिसके पास भी वो दे दो, अदरवाइज अंदर चले जाओगे या फाइन लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई ये डिसीजन जम नहीं रहा है, मार्केटिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और उन्होंने इस सर्कुलर के खिलाफ अपील की। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारी आरबीआई साहब ने किया है वो गलत है। आरबीआई ने जो किया है गलत है। आरबीआई किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे सर्कुलर इशू नहीं कर सकती है। क्यों? बिकॉज वो कॉमोडिटी है। आरबीआई ने बोला कि भाई इट इज़ अ कॉमोडिटी, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ करेंसी। बिकॉज आप बताओ, हमारा जो एक्ट है उस पर कहीं पर भी लिखा है कि डिजिटल करेंसी के बारे में? नहीं लिखा ना। तो इट इज़ नॉट अ करेंसी। तो सिंपल सी बात है कि आपकी पावर, आरबीआई की पावर किसके ऊपर है? करेंसी के ऊपर है। तो आपने किसी कॉमोडिटी के ऊपर कैसे मतलब रूल पाबंदियाँ लगा दी? तो वो सर्कुलर ही गलत है, मतलब एक तरीके से इलीगल है। तो इसलिए आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये सर्कुलर इलीगल है, तो हम इसको नहीं मानते, इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक चीज़ और बोली कि अगर पार्लियामेंट बिल लाता है इसके रिगार्डिंग, सो वी डोंट हैव एन इशू, यू कैन बैन इट, वी डोंट हैव एन इशू। बट यहाँ पर इलीगल था इसलिए हमने बैन की, मतलब वी आर नॉट इन फेवर ऑफ बिटकॉइन, बट इलीगल था इसलिए हमने बैन कर दिया। सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भैया बिटकॉइन प्रमोट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अल्टीमेटली दिस इज द बिटकॉइन। अब लास्ट इशू आते हैं आरबीआई की ऑटोनॉमी पे। ठीक है, तो अब देखो, जब भी कोई इशू आता है ना आरबीआई के रिगार्डिंग, जब गवर्नमेंट और आरबीआई में टसल होती है, जैसे मैंने आपको सरप्लस वाली बताई थी, तो एक इशू बहुत तेजी से उभर के आता है, वो ये कि क्या आरबीआई को ऑटोनॉमस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को ऑटोनॉमस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इशू आता है, तो इसके हमें फेवर में कुछ आर्गूमेंट जाननी है, अगेंस्ट में कुछ आर्गूमेंट जाननी है, और उसके बाद एक आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप समझो कि आरबीआई को ऑटोनॉमस नहीं रहना चाहिए। क्यों? तो पहला इशू, तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि भाई आरबीआई को खरीदा किसने है? गवर्नमेंट ने खर्चा किया ना। गवर्नमेंट ने सारे शेयर होल्डर को 1934 दैट मीन्स 1949 में पैसे दिए तो खरीदा था। तो आरबीआई को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब इट शुड वर्क एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस टाइप की पहली स्टेटमेंट है कि बिकॉज आरबीआई दैट मीन्स गवर्नमेंट इज द सोल ओनर ऑफ आरबीआई। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर आरबीआई को आप खुला छोड़ दोगे तो आरबीआई इज अ ब्यूरोक्रेटिक बॉडी। ठीक
ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, एक्सपर्ट बॉडी है, तो इस पे लोगों की कहाँ पर मतलब आप दैट मीन्स बात सुनी जा रही है। अब देखो आरबीआई की जो भी पॉलिसीज होती है पूरा इम्पैक्ट उसका कहाँ पड़ता है, बैंक पे पड़ता है, और बैंक का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है, लोन सस्ता महंगा वहाँ पर होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो लोगों से सुनना चाहिए ना, इंडिया से डेमोक्रेसी, तो आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन आप तो भैया एक्सपर्ट बॉडी हो, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगेंस्ट वाले बोलते हैं ये नहीं चलेगा भैया, दैट मीन्स गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये डेमोक्रेटिक बॉडी है, एक्सपर्ट बॉडी में नहीं चाहिए, लोग ऐसा बोलना है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आई थिंक आई हैव टॉट यू, नो नो आई हैव नॉट टॉट यू, दैट मीन्स इन मॉनेटरी पॉलिसी आई विल बी टीचिंग यू कि क्या होता था। इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने से पहले एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता था, जिसमें किसी को भी बुला लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आरबीआई गवर्नर बोलेंगे वही मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी। दैट मीन्स पूरी पावर आरबीआई गवर्नर के पास थी, उनके पास पूरा वीटो था। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसा नहीं है, जो मेजोरिटी बोलती है वो होता है, और 3 मेंबर होते हैं, किसके, आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के। तो आपने देखा यहाँ पर पूरा डेमोक्रेटिक है, मतलब गवर्नमेंट की भी सुनी जाएगी, आरबीआई की भी सुनी जाएगी, और फिर मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। तो इस टाइप का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। तो लोगों का ये बोलना है कि भैया ऐसा आरबीआई में तो है नहीं, बिकॉज सबके सब ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं। और तीसरा ये कि सेक्शन 7 के अंदर ऑलरेडी लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आरबीआई को बोल सकती है कि भैया आप ये काम करो। ये आपने सुना होगा, सेक्शन 7 पिछली बार काफ़ी न्यूज़ में था। ओके, तो ये है स्टेटमेंट अगेंस्ट में कि आरबीआई को ऑटोनॉमस नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु सेज कि आरबीआई को हमेशा ऑटोनॉमस रहना चाहिए, सेंट्रल बैंक को हमेशा ऑटोनॉमस रहना चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल तो ये है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो ऑटोनॉमस है। अब देखो वहाँ पर वाली आर्ग्यूमेंट आ गई, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया वो लोग सिर्फ और सिर्फ 14 से दैट मीन 14 से 15% रखते हैं, तो आप उसमें हमें बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल दे रहे हो। अब इसका भी एग्जाम्पल देखो ना, वहाँ पर तो भैया सेंट्रल बैंक सबके सब ऑटोनॉमस रहते हैं, वहाँ पर तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। अब आप यहाँ क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, देखो मैंने बताया डेवलप कंट्रीज हैज़ देयर फुल्ली ऑटोनोमस बैंक्स, वो भी थ्रू एक्ट्स। ठीक है, स्टैचुरी सेंशन है, स्टैचुरी सेंशन। हम तो यहाँ पर, आप तो यहाँ पर बोल के भी नहीं दे रहे, वहाँ पर उन्होंने थ्रू अ स्टैचू दे दिया, मतलब थ्रू लीगली दे दिया है कि भैया जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई के मामलों में इंटरफियर नहीं करेगी। मतलब वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व है यूएस की, तो वहाँ इंटरफियर नहीं करेगी, लीगल है ये। अगर इलीगल काम करोगे तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ तो बोल के भी नहीं दिया जाता है। तो इसका भी एग्जांपल आप कह सकते हो कि भैया जब आप यहाँ पर 14% की बात करो डेवलप कंट्री की, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी एक इशू आता है। ठीक है, और दूसरी बात कि आरबीआई के पास एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, आरबीआई के पास एक्सपर्टीज़ होती है। अब ये देखो, अगर मैं गवर्नमेंट के बंदों को लाऊंगा, ठीक है, जो हिस्ट्री में एमए हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, क्या वो इकोनॉमी को समझ सकते होते अच्छे से? नहीं ना। और ऊपर से बात है, चलो जिन्होंने इकोनॉमिक्स में भी एमए किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बट ये जो अभी जो हमारे जो रघुराम राजन साहब आए, उर्जित पटेल साहब आए, ये लोग एक्सपर्ट्स थे। दैट मीन्स दे वर द रिनाउंड, दे वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन होल ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं इनको लेके आ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इनका टैलेंट कोई मैच नहीं कर पाएगा। देवर एक्सपर्ट, और ये लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ये एक्सपर्टीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप पार्लियामेंट का लो। ठीक है, लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट को हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन सिंपल सी बात है, इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या बनाई, स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है, अब वो डिस्कस करती हैं और अल्टीमेट ये लोग सिर्फ थप्पा मारते हैं। यही है ना, यही चल रहा है। मिनिस्ट्रीज़ क्यों बनाई गई? बिकॉज हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे इन द सेम वे ये लोग एक्सपर्ट का काम करते हैं, तो इनको करने दो। ठीक है, दूसरी आर्गूमेंट ये हो गई। तीसरी आर्गूमेंट ये है कि अगर आरबीआई के बंदे, आरबीआई में अगर गवर्नमेंट के बंदे हो जाएंगे, तो उसमें जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना इन्फ्लुएंस डालना चालू कर देंगे। बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, अरे यहाँ पैसे लो, काम करो हमारा, इंटरेस्ट रेट घटाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, हमें ये सब अलाउ करो, हमें ये सब टेंडिंग अलाउ करो। तो क्या होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा। मतलब ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी बड़ी सी पंगत जम जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो फेल कर जाएगी। ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तब आप सब जानते होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटा जाए। तो ये लोग क्या करेंगे, आरबीआई का ये कहना है कि अगर भैया जब दैट मीन्स इलेक्शन आएंगे, तो आप तो क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट एकदम से घटवा दोगे। ठीक है, अब जैसे एकदम से इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आएगा। जब आप मान लिया भले आप सत्ता में अगली बार आ जाओगे, तो दोबारा खर्चा तो हमारे ऊपर बैठेगा ना, उसको हैंडल कौन करेगा? आप ऐसा बार बार करते रहोगे तो इकोनॉमी तो बढ़ ही नहीं पाएगी, इकोनॉमी तो बैड कल्चर में रहेगी। तो आप इलेक्शन के टाइम पे आरबीआई का गलत यूज़ करोगे, इसलिए आपको आरबीआई को ऑटोनोमस रहना देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आएंगे। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, आई नो इट, बट बस आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, देखो क्या होता है,
कि देखो अगर आरबीआई होता है, ठीक है, आरबीआई को अगर करेंसी प्रिंट करनी है तो मैंने बताया कि आरबीआई एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर सकती है। और मैक्सिमम जो नोट है, सबसे बड़ा नोट, वो हो सकता है 10,000 रुपये का, जो कि पहले इंडिया में चलता था ड्यूरिंग 1970s। ओके, 77 में देसाई साहब ने बंद करवा दिया था, जनता गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो देखो अब हुआ क्या कि अब सिंपल सी बात है कि जो आरबीआई पैसे, दैट मीन्स प्रिंट करता है, वो तो सिर्फ कागज़ की मनी होती है, ठीक है, कागज़ की मनी होती है। अब बताओ उस कागज़ की वैल्यू है कुछ, अगर गवर्नमेंट बोल दे कि इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, जैसा कि हुआ था डीमोनेटाइजेशन में, तो वो रियल में कागज़ रह गए थे, ठीक है, कागज़ रह गए थे ना। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ये तो समझ में आएगा कि इस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। जब गवर्नमेंट बोलती है लीगल टेंडर, तब उसकी मनी होती है। लेकिन मान लो किसी का भरोसा उठ रहा है इकोनॉमी से, कि लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, आप अपने कागज़ लेके जो भी मेरा पैसा बनता है, मतलब 10,000 के गोल्ड वापस कर दो, ये वापस कर दो, वो वापस कर दो। तो जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है या कंट्री का कोई भी सेंट्रल बैंक होता है, मतलब किसी भी कंट्री का कोई भी सेंट्रल बैंक होता है, वो अपने बैक हैंड में कुछ पैसे रखता है, ठीक है, बैक हैंड में कुछ पैसे रखता है या गोल्ड रखता है, और उसके बेसिस पे मनी प्रिंट करता है। ये पैसा इसलिए रखा जाता है कि भैया आप हम पे भरोसा रखो, ये जो करेंसी है ये डूबेगी नहीं, अगर डूबेगी तो हमारे पास बैक हैंड में पैसा है, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिजर्व सिस्टम। दैट मीन्स हमने पीछे कुछ पैसा रखा, ठीक है, पीछे कुछ पैसा रखा, और उसके बेसिस में हम करेंसी निकाल रहे हैं। अब आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन तुगलक ने निकाली थी, तो उसने करेंसी निकाली थी, लेकिन पीछे बैक हैंड में कुछ नहीं रखा था लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए कि भाई अगर आपका पैसा डूबा तो सब कुछ है मेरे पास। बाद में उन्होंने अपनी रिजर्व से दिया था, वो बात की बात है। लेकिन आरबीआई और जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं क्या करते हैं कि अपने बैक हैंड में कुछ पैसा रखते हैं, दिखाने के लिए कि भैया आप टेंशन मत लो, जो करेंसी चल रही है ये ट्रस्टेबल है, अगर डूबेगी तो हमारे पास पैसा है, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, आप हमें कागज़ वापस कर देना, ठीक है। तो ये रिजर्व सिस्टम होता है। अब रिजर्व सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और दूसरा होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है? देखो प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम मतलब ये कि जितना बैक हैंड में पैसा है उतना मैं, जितना बैक हैंड में गोल्ड है उतना मैं रुपीस प्रिंट करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 10,000 किलो सोना है और उसकी कीमत 10,000 करोड़ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ ही प्रिंट करूँगा। लेकिन अगर पीछे वैल्यू बढ़ गई, मान लो 20,000 करोड़ हो गई, तो 20,000 करोड़ प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो घट गई 5,000 करोड़ हो गई, तो मैं 5,000 करोड़ प्रिंट कर दूंगा, मतलब बाकी 15,000 निकाल लूँगा। तो इसको बोलते हैं रिजर्व प्रपोर्शनल, मतलब जितना पीछे पैसा है उसी के बेसिस में मेरी करेंसी प्रिंट होगी। समझ गए? ओके, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था वो यूएस के द्वारा फॉलो किया जाता है 1970s के आसपास, कि यूएस के पास जितना गोल्ड है यूएस उतना ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर लोग यूएस की करेंसी को रखेंगे अपने बैंक में, और जितनी उनके पास यूएस की करेंसी होगी उतने वो लोग खुद के नोट प्रिंट करेंगे। ये सिस्टम था ग्लोबल रिजर्व सिस्टम, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं बीओपी का चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो हो चुका था, इसलिए मैंने बताया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है यूएस इन 1970s, ठीक है। इसके बाद यूएस ने ये सिस्टम ब्रेक कर दिया, वो बात की बात है, बट एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब ये होता है कि हम अपने जो पीछे बैंक में है उसमें कुछ गोल्ड रखेंगे, मिनिमम मतलब बहुत ही कम गोल्ड रखेंगे, और उसके बेसिस पे कुछ मनी डिसाइड कर लेंगे, इतना प्रिंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम 200 करोड़ रुपए रखेंगे, और 200 करोड़ में हम 10,000 करोड़ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आरबीआई को 10,000 करोड़ प्रिंट करना है तो पीछे 200 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। और 200 करोड़ में से 115 करोड़ का होगा सोना, और 85 करोड़ की भी हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी में सब कुछ आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, ठीक है, येन आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब हम पीछे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा रखेंगे, यहाँ पर 200 करोड़, और उसके बेसिस पे 10,000 करोड़ प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे 400 करोड़ कर देंगे तो 20,000 करोड़ प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम मतलब प्रपोर्शन के साथ में, जितना पैसा आएगा उतना बढ़ता जाएगा, जितना पैसा आएगा उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर आरबीआई को 10,000 करोड़ प्रिंट करने हैं तो आरबीआई के बैक हैंड में 200 करोड़ होने चाहिए, जिसमें से 15 करोड़ का गोल्ड होगा और 85 करोड़ की हार्ड करेंसी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में विथ मोर एक्साइटिंग स्टफ। एंड टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।